अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत, मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उसे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है, ये देखिए हमारा खेत तो लहलहा रहा है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन 2 सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है। तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए। और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है,
दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है, और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था, वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे, शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर दो लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है। ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम
धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे। गन्ने का रस। एक गांव में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था। उसके गन्ने का रस बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता था, पर वह खुद बहुत ही कड़वा बोलने वाला और झगड़ालू व्यक्ति था। राम कुमार, तुम्हारे दुकान के गन्ने का रस पीने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ ठीक है, सभी लोग यह कहते हैं, इसमें नया क्या है? राम कुमार हमेशा परेशान रहता था। ओह, इन ग्राहकों ने तो नाक में दम कर दिया है, थोड़ी भी देर चैन से नहीं बैठने देते। अरे भाई राम कुमार, कहाँ हो? बोलो, क्या बात है? तुमने इस बार भी मेरा कर्जा नहीं चुकाया और ब्याज भी देर से देते हो। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, देता हूँ ना। इसमें इतना क्यों सुना रहे हो? मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो। देखो, मुझे जल्दी से पैसे लौटा दो वरना। हाँ हाँ, क्या वरना? क्या कर लोगे? मुझे धमकी देते हो? तो लो, मैं आज से तुम्हारे पैसे चुकाने से मना करता हूँ। देख लूँगा कैसे नहीं दोगे। अभी हंस रहा हूँ, फिर आऊँगा। ओह, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया। तभी उसकी दुकान पर एक मंत्री आए। राम कुमार, तुम्हें राजा ने याद किया है। उन्होंने तुमसे 2 बाल्टी गन्ने का रस मंगवाया है। कल दोपहर से पहले रस लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने सुबह ही सारा रस निकाल कर रख दिया। फिर वो शंभू गाड़ी वाले का इंतजार करने लगा, जिसमें रखकर वो रस राजमहल पहुंचाता है। जब तक शंभू आएगा, मैं घर जाकर खाना खा लेता हूँ, फिर शंभू के साथ रस को लेकर राजमहल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब राजकुमार वापस आता है तो देखता है दोनों बाल्टी रस गायब है। अरे यह क्या, रस कहाँ चला गया? वो निराश होकर शंभू के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है और वहां जाकर सारी बात मंत्री को बताता है। ठीक है, हम पता लगाएंगे कि चोरी किसने की है। अगले दिन मंत्री सुबह ही राजकुमार के पास पहुंच गया। क्या तुम्हें किसी पे शक है? जी, मुझे मनोज पे शक है। तभी वहां से राजा का हाथी गुजरता है। अरे वाह, क्या ये राजा का हाथी यहाँ भी आता है? हाँ जी, ये तो रोज यहाँ से निकलता है और कई बार रस भी पीना चाहता है। जो भी रस गिर जाता है उसे चाट लेता है। तो लगता है कल भी इसने ही रस पिया है। हाँ, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैंने अपने गुस्से की वजह से ध्यान नहीं दिया कि हाथी भी यहाँ से गुजरता है। मैं तो यूं ही मनोज पर शक कर रहा था। गुस्से में हम अपने अच्छे संबंधों को भी बिगाड़ लेते हैं। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक-चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है। कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता।
अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियाँ उठा लेता हूँ। और जगत ने वहाँ से कुछ मुर्गियाँ उठाई और तेजी से वहाँ से निकल गया। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियाँ उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियाँ रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियाँ कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहाँ से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियाँ रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियाँ चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियाँ खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। बूढ़ी दादी की सोने की मुर्गी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करती थी। अब वो धीरे धीरे काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना सारा काम अपने बेटे को सिखाती है। अब उसका बेटा और बहू व्यापार चलाने लगते हैं। वे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। अपनी बुढ़ापे के कारण अब सुमित्रा दिन रात घर में ही रहती और आराम करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने हाथ से चुपचाप बैठकर एक मुर्गी बनाई। उसे सुनहरे रंग का रंग दिया और अपने एक टेबल पर रख दिया। अब सुमित्रा हर रोज उस मुर्गी को दिन में 10 बार देखती और दोबारा एक गठरी में बांधकर रख देती। ये प्रक्रिया वो हर रोज करीब 10 बार करती थी। ऐसा करते हुए एक दिन सुमित्रा की बहू उसे देख लेती है। हाय राम, माँ जी के पास सोने की मुर्गी। सारा दिन तो माँ जी आराम करती है, सारा सोना दबा कर बैठी है और हम पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाय राम, मेरे तो हाथों में छाले तक पड़ गए रे। सुमित्रा की बहू यशोदा ये बात उसके बेटे को बताती है। सुना तुमने? मैंने देख लिया है, तुम्हारी माँ के पास सुनहरी मुर्गी है, फिर भी हमें ये 2 टके का काम करना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ के पास कोई भी सोने की चीज नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन दोनों को बात करता हुआ एक चोर सुन लेता है। दोनों लगातार सुनहरे मुर्गी का नाम लेते जा रहे थे। आज रात इन्हीं के घर में सफाई हो जाएगी। रात में चोर आता है और सुनहरी मुर्गी की तलाश करने लगता है। चोर को मुर्गी मिल जाती है, लेकिन घर से बाहर टापते हुए उसकी मुर्गी हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तो मिट्टी की थी। दादी उठ जाती है और शोर मचाती है। अरे कोई है, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है। सुमित्रा का बेटा भागा भागा बाहर आता है। बहू भी वहीं खड़ी हो जाती है और चोर दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। टूटी हुई सुनहरी मुर्गी देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा का बेटा टूटी हुई मुर्गी को उठाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, ये क्या है? सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सारी उम्र इसी मिट्टी के साथ जिया है, सोचा एक प्यारी सी मुर्गी बनाकर अपने हाथों से उसमें रंग भरकर अपने पास रखूं, एक याद के तौर पर मुझे क्या मालूम था इसका सुनहरा रंग ही हमारे घर में एक चोरी का कारण बन जाएगा रे। सुमित्रा की बहू ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सुमित्रा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया तुमने, माँ बहुत भोली है, उसके पास कोई सच्चा सोना नहीं। अगर सोना है तो मैं हूँ उनका अच्छा और सच्चा सोना, जो उन्होंने तुम्हें दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की बहू को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सास से माफी मांगती है, अपने पति से माफी मांगती है
और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। हमें बेवजह कभी भी रंग के आधार पर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए। मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ। थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्ते खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा। आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं। समोसे वाली रमा। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामलाल कोयले का व्यापारी था। रामलाल अपने बेटे मोहन और उसकी पत्नी रमा के साथ रहता था। मोहन और रामलाल दोनों अपना कारोबार संभालते और रमा घर संभालती थी। रमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था बहुत तारीफ करता था। बेटी, तुम्हारे हाथ के खाने में तो जादू है। ये तो आपका आशीर्वाद है बाबूजी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण उनका कोयले का व्यापार ठप हो गया। बेटा, हमारा सारा कोयला गीला हो गया है।
अब कोयला कोई नहीं खरीदेगा, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं कुछ और करता हूँ। व्यापार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रामलाल को अपना घर भी बेचना पड़ा। वो लोग पास के एक छोटे से घर में जाकर रहने लगे। मुझे माफ कर दो रमा बेटा, काश हम एक बड़ा सा गोदाम बना लेते जिसमें अपना कोयला रखते। बाहर पड़ा रहने के कारण सारा कोयला गीला हो गया और हमें नुकसान झेलना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, सुख दुख तो कर्मों का खेल है। मोहन ने बहुत कोशिश की पर वह कोई काम नहीं कर पाया। एक दिन रमा बोली, पिताजी आप आज्ञा दे तो मैं समोसे बेचने का व्यापार शुरू करूं। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बेटा। रमा ने अपने घर के बाहर ही समोसे का व्यापार शुरू कर दिया। वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती कि लोग समोसे की खुशबू से ही खींचे चले आते। वाह रमा दीदी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मैं तो रोज ये समोसे खाता हूँ, फिर भी दूसरे दिन मन नहीं भरता, फिर यहाँ आ जाता हूँ। रमा का समोसों का व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी मेहनत से रमा ने खूब पैसे कमाए और उन पैसों को जोड़ कर भी रखा। पिताजी ये मेरे बचाए हुए कुछ पैसे हैं। इन पैसों से आप फिर से अपना कोयले का व्यापार शुरू कर लीजिए। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुमने अपनी मेहनत से हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब मैं खूब अच्छे से अपना काम करूंगा, पर पहले गोदाम बनाऊंगा। सीख, मेहनत और लगन से किया गया काम हमेशा प्रगति कराता है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने एक कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो, ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई।
आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था।